नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार को आईना किसी विपक्ष ने नहीं दिखाया, या किसी अखबार ने नहीं दिखाया, या किसी थिंक टैंक ने नहीं दिखाया, या पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले पत्रकारों ने नहीं दिखाया। इस बार नरेंद्र मोदी को सीधा हिट किया है राम माधव ने। राम माधव संघ के बड़े नेता, बाद में भाजपा में आए। आंध्र में जन्मे राम माधव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक में पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर किया, एमए किया। एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस। खूब किताबें लिखी। 1981 में संघ से जुड़े, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे। 2003 से 2014 तक वो प्रवक्ता रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 2014 में उन्हें भाजपा भेजा गया। भाजपा में वो अ, महामंत्री रहे, जनरल सेक्रेटरी। कई जगह पे जो थिंक टैंक माना जाता है बीजेपी का, समय समय पर राम माधव का उपयोग लेते हैं। इन्हीं राम माधव की एक किताब आई है, द न्यू वर्ल्ड, 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। इस किताब का लोकार्पण हुआ और उसके बाद एक अंग्रेजी अखबार से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कई ऐसी चीजें बताई जो नरेंद्र मोदी को आईना दिखाती है। खासकर ये नया भारत है, इस मोदी जी के राज्य में जबरदस्त विकास हुआ है। हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। ऐसे कई दावे मोदी जी की सरकार और अंधभक्त करते हैं, लेकिन उनको आईना दिखाते हुए राम माधव ने कहा कि हमारी विकास की दर 6% से 8% के बीच में झूलती रहती है। यदि हमें सही मायने में आर्थिक विकास करना हो तो हमारी विकास की दर 10% के ऊपर जानी चाहिए, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए ही। जब निरंतर 10% की विकास दर 20 साल तक बनी रहेगी, तब जाके हम विकास भारत कर रहा है ये बात कह सकते हैं। देश को आजाद होकर 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में 10% का 1 साल भी नहीं रहा जहां लगातार हम पूरे साल भर 10% की विकास दर पर टिके रहे। उनका ये वक्तव्य वास्तविकता दर्शाता है। ये बात और भी अलग है, ये जो विकास की दर है, इसके भी पैरामीटर्स जो 6 से 8% है, इसका जो बेस है, उसमें 2014 में भारी बदलाव किया गया। उसके बाद ये विकास दर दिखाई देती है। यदि हम पुराने पैरामीटर्स पे देखा जाए, तो ये विकास की दर आज भी नीचे है। उन्होंने कहा कि ये विकास की दर हासिल करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे काम करना होगा। हमारे यहाँ हम बहुत, प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि R&D और इनोवेशन लाया जाए, लेकिन जिसको हम इनोवेशन कहते हैं वो इमिटेशन है, कॉपी है। और इसके चलते यदि आप ये सोचे कि आप विश्व गुरु बन रहे हैं और आर्थिक सबसे बड़ी महाशक्ति बन रहे हैं, ये मजाक है। उन्होंने कहा, फिर विदेश नीति पर आईना दिखाते हुए कहा कि हम कैसे अमेरिका को नेचुरल अलाई कह सकते हैं। हम क्यों अमेरिका को इतना महत्व दे रहे हैं? अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पड़ोसी है, जो एशियन ग्रुप है।
ASEAN, जो हिंद महासागर में जो देश है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। वहां हमें सुपर पावर बनना होगा, तब जाकर हम अमेरिका से महत्व देना। लेकिन हम सिर्फ अमेरिका को महत्व दे रहे हैं और एशियन रीजन में यदि पीछे पड़ रहे हैं, तो क्या मायने हैं? कैसा हमारा अमेरिका नेचुरल अलाई हो सकता है? इंडोनेशिया हमारा नेचुरल अलाई हो सकता है। हमारे कल्चरल टाइज हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं हम लगातार मार खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति बनना होगा, तभी हम विश्व गुरु होने का दावा कर सकते हैं। विश्व गुरु बोलने से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। हमें आर्थिक शक्ति बननी होगी और आर्थिक शक्ति 20वीं सदी में व्यापार के चलते देश संपन्न होते थे और आर्थिक शक्ति बनते थे। अब समय बदल चुका है। अब टेक्नोलॉजी में जो आगे है, वो आर्थिक शक्ति बनता है, या तकनीकी रूप से सक्षम देश ही आर्थिक शक्ति के रूप में माना जाएगा। लेकिन फिर हम तकनीकी रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हमारे यहाँ नहीं के बराबर काम होता, और जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, वो दूसरों की कॉपी होती है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में हिटलर, मुसोलिनी के चलते राष्ट्रीयता की बात करना गलत माना गया और एक लिबरल, आजाद विचार और ख्याल के सोच आगे बढ़े। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कपड़े, लेकिन फिर इस सदी में सारी चीजें वापस आ रही है। फिर जाकर राष्ट्रवाद हावी हो रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये क्या है? ये राष्ट्रवाद ही तो है। इसी राष्ट्रवाद के चलते हम आगे बढ़ सकते हैं। अब राष्ट्रवाद 20वीं सदी जैसा हिटलर और मुसोलिनी के नाम से नहीं जाना जाएगा। युद्ध पे बोला, खासकर इजराइल और ईरान के। उन्होंने कहा कि युद्ध आज कौन जीता कौन नहीं, मिसाइलों से ही नहीं लड़ा जाता। युद्ध आज प्रसार से भी लड़ा जाता है। क्या कोई बता सकता है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में कौन जीता? नुकसान दोनों को हुआ, जान माल की हानि दोनों तरफ हुई, और दोनों कह रहे हैं कि हम जीते हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमने परमाणु संयंत्र खत्म किए हैं। क्या वाकई खत्म हुए हैं कि ये प्रचार है, प्रसार है? ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, लेकिन पूरी दुनिया के बताने के लिए हमें सांसदों की टीम भेजनी पड़ी पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि वास्तविक युद्ध में क्या हुआ। ये प्रचार और प्रसार के माध्यमों से भी युद्ध लड़ा जाते हैं। कई बातें की उन्होंने। सेंसस पे बात की, कास्ट सेंसस पे, जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी जो है, वो वेलफेयर सोसाइटी है। हम सालों से लोगों को अलग-अलग योजनाओं के तहत मदद करते आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जातिगत जनगणना हो, ताकि ये पता तो पड़े कि ओबीसी है या बैकवर्ड है, उनमें वाक़ई सभी लोगों का उत्थान हुआ है या कुछ लोगों का उत्थान हुआ है। लेकिन जातिगत जनगणना के साथ उन्होंने डिलिमिटेशन का भी बात की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने
योजनाओं पे अच्छा काम किया, जनसंख्या नियंत्रण किया, जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें कहा कि मुझे आशा है कि गृह मंत्री ने जैसा कहा कि जनसंख्या से ज़्यादा डिलिमिटेशन अनुपात में होगा, उस पे ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर जिसको हम घाटी स्वयंसेवक कहते हैं, राम माधव, उनकी इस किताब और किताब के माध्यम से जो कटाक्ष किए हैं, खासकर विकास दर, R&D, टेक्नोलॉजी, प्रचार-प्रसार में हम कम पड़ते हैं, अमेरिका के पीछे हम क्यों जाते हैं और विश्व गुरु होने का ढकोसला कैसा पाल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने आईना दिखाया। लेकिन सवाल ये है, क्या मोदी जी आईने में देखेंगे? राम माधव की ये किताब मोदी जी के लिए आई ओपनर होनी चाहिए या अंध भक्तों के लिए आई ओपनर होनी चाहिए कि विश्व में हम कहाँ हैं। लेकिन सिर्फ प्रचार-प्रसार में ही लगे रहे, तो फिर क्या होगा? उसमें भी मार खाते हैं। जैसे कि राम माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे सांसद विदेश भेजे, ये बताने के लिए। लेकिन क्या हमारे सांसद ये विभिन्न देशों में बता पाएँ कि पाकिस्तान आतंकी है? क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को जिस हिसाब से दुनिया में प्रमोशन मिला और भारत अलग-थलग पड़ गया, लगता है कि जिनको हमने भेजा था, वो सबसे ज़्यादा नाकारा थे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।